तो इसका नाम क्या है? इसका नाम बोलते हैं हुड़का। हुड़का? हुड़का ये शिव जी के डमरू का प्रतीक है। ये सब आपने बनाया है? नहीं, हम लोग, मैंने बताया था ना, 5-5 दिन की वर्कशॉप करते हैं, तो 5 दिन में बच्चे इसको बनाते हैं और हम उनको बताते हैं कि इसको इस विधा को बोलते हैं पेपर मैसी। हमारी जो दोस्त ने इस वीडियो को बनाया है, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और तभी इस बच्चे की बड़ी मेहनत उतनी दूर से मेरे से मिलने आई है। एक बार मैं इसको पुनः बधाई दे। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त वर्णिका एंड वेलकम टू माय चैनल वर्णिका अनलिमिटेड। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल भी है, क्योंकि आज मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलने जा रही हूँ जो बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। आज मैं मिलने जा रही हूँ बाल प्रहरी के संपादक उदय किरोला जी से मिलने। तो फ्रेंड्स, वो एक लेखक हैं, संपादक हैं, पत्रकार हैं और साहित्यकार भी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ वो बच्चों के मार्गदर्शक हैं और एक ग्रेट इंसान है। तो आज उन्हीं से मिलने मैं जा रही हूँ उनके घर, और आपको भी ले जाऊंगी। फ्रेंड्स, अब हम किरोला जी के घर पे पहुंच गए हैं। नमस्कार, आप ठीक ठाक हैं? हाँ, हम ठीक हैं। तो किरोला जी, आज मैं आपका इंटरव्यू लूंगी। जी, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब मैं आपका इंटरव्यू शुरू कर रही हूँ, और सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये बाल प्रहरी है ना? जी। तो आपको सबसे पहले मतलब बाल प्रहरी छापने का ध्यान कब आया? पहले हम इस पत्रिका को हाथ से लिख करके बांटते थे, बच्चे इसको इधर अपने इधर उधर देते थे। तो इस पत्रिका को हमने 2000 में छापा। छापने के बाद जब मैं छोटा बचपन में था, तो मेरी जब छोटी कविताएं, मेरी रचना नंदन में छपती थी, तो मैं बड़ा खुश होता था। तो जब मैं अपनी मैगजीन निकाली, तो मेरे को लगा इसमें बच्चों की बहुत सी रचनाएं आनी चाहिए। तो फिर हम इसमें हर अंक में लगभग 12 पन्नों में बच्चों की रचनाओं को देते हैं। एक पत्रिका में लगभग 100 बच्चों की रचनाएं होती हैं। किसी की ड्राइंग होती है, किसी की फ़ोटो होती है, किसी की कविता होती है। तो अलग अलग बच्चों को हम इसमें देते हैं और बच्चे बड़े खुश होते हैं अपनी रचना देख करके। और कहीं न कहीं बच्चे खुश भी होते हैं, पढ़ते भी हैं, अपनी कविता भी पढ़ते हैं, दूसरे की कविता भी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार बच्चों में एक पठन पाठन की संस्कृति को बढ़ाने के लिए, बच्चों में पढ़ने की आदत को बनाने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मेरे से, आपको इसके लिए धन्यवाद। और आप कुछ पूछना चाहेंगे मेरे से? हाँ, आप मतलब बाल प्रहरी के टोटल कितनी बुक्स हैं? बाल प्रहरी के 3 महीने में 1 अंक निकलता है और साल भर में 4 निकलते हैं। तो इसके 17 साल हो गए हैं, तो 70 चक्को लगा लीजिए कितना होता है। इतने अंक अभी तक बाल प्रहरी के छप चुके हैं। तो आप ऑनलाइन प्रोग्राम भी करते हो ना? जी, ऑनलाइन भी करते हैं। तो उसमें टोटल कितने बच्चे हैं? हाँ, ऑनलाइन की अब आप कहेंगे, देखिए कोरोना काल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बाल प्रहरी की ओर से 5-5 दिन की कार्यशालाएँ लगाते हैं, जिसमें बच्चों को कहानी लिखना, कविता लिखाना, निबंध लिखना, ये सब सिखाते हैं। और ये केवल अल्मोड़ा ही नहीं, उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों में हम दिखाते हैं। इसके साथ ही हमने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, गोरखपुर में, देवरिया में, दिल्ली में भी हमने कार्यक्रम किया, राजस्थान में किया है, बिहार में, आसाम में, चेन्नई में, कोलकाता में, और देश के विभिन्न भागों में हम बच्चों की 5-5 दिन की कार्यशालाएं करते हैं। अभी तक हमने करीब 285 कार्यशालाएं 5-5 दिन की बच्चों की हैं। और कोरोना काल में तो ये सब गतिविधियां बंद हो गई, तो ये विचार आया कि कैसे ही करें। तो हमने पिछले साल से बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियां प्रारंभ की, और मेरे को आप जैसे इसमें काफ़ी बच्चे भागीदारी कर रहे हैं। अभी हमारे साथ करीब 1280 बच्चे
हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उस 1280 में से हम आज के दिन हमारा 124वां कार्यक्रम है, यानी आज 23 अगस्त को हमारा 124वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और इस 204 में से करीब 175 बच्चे संचालन कर चुके हैं। उसमें से मेरे को आपको बताते हुए, अपने सभी लोगों को बताते हुए है कि जो छोटी नन्ही बच्ची हमारी दोस्त जिसको मैं कुहू प्यार से पुकारता हूँ, कुहू जी ने भी एक दिन इस कार्यक्रम का संचालन किया है। तो इस प्रकार 175 बच्चे अभी तक संचालन कर चुके हैं, करीब 500-600 बच्चे अध्यक्षता कर चुके हैं। तो अलग अलग बच्चे, और इसमें करीब 12 राज्यों के बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। तो हम बच्चों को कुछ सिखाते नहीं हैं, बल्कि बच्चे इसमें अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। बाल कवि सम्मेलन में है, कहानी वाचन होता है, तो कहानी वाचन में बच्चे हमारे बड़े कहानीकार अपनी कहानी कहते हैं और छोटे बच्चे उस कहानी पर टिप्पणी देते हैं। और एक गतिविधि हमारी, हम त्वरित भाषण कराते हैं, यानी उसी समय विषय देते हैं। और मेरे को ये अच्छा लगा कि वर्णिका जोशी, जिनको मैं कुहू के नाम से पुकारता हूँ, कुहू जी ने कई बार त्वरित भाषण में भाग लिया है। और इसके साथ ही हम विभिन्न कवि और कवियत्रियों की कविताएं भी बच्चों से पढ़ाते हैं। और क्यों तो बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जिनके पास डिवाइसेस नहीं है, तो फिर वो बच्चे कैसे जुड़ते हैं? देखिए, कोरोना काल में हमारे यहाँ सरकार ने ऊपर से फरमान जारी कर दिया कि ऑनलाइन पढ़ाई जारी हो। अब लेकिन गांव में बच्चों के पास तो मोबाइल भी नहीं है, और मोबाइल कुछ अभिभावकों ने तो बेचारों ने उधार लेके मोबाइल खरीदे हैं। लेकिन उससे भी क्या फ़ायदा, गांव में तो नेटवर्क नहीं होता है, और तो गांव के कुछ बच्चे तो उनको मोबाइल जो मिल गया, तो मोबाइल तो बस बहाना मिल गया। हम कुछ दिन तक पहले तक कहते थे कि मोबाइल बच्चों को मत दीजिए, लेकिन आज तो बच्चों के लिए मजबूरी हो गया, हम सब मोबाइल दे रहे हैं। और बच्चे कहीं ना कहीं इन मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई कम कर रहे हैं, दूसरे और गेम खेलने में रह जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को मैं तो ये भी कहूँगा कि हमारे अभिभावकों को बच्चों को भी इस संदर्भ में गाइड करना चाहिए। और गांव में नेटवर्क ही नहीं है, कुछ बेचारे उनके पास नेटवर्क मोबाइल, कुछ लोग मोबाइल उनके पास भी है तो उनके पास रिचार्ज करने के लिए पैसा नहीं है। और विशेषकर हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हैं, वो तो थोड़ा यह है कि जागरूक अभिभावकों के बच्चे जुड़े हैं। ऐसे हजारों लाखों बच्चे हैं जो शिक्षा की मुख्य धारा से ही नहीं जुड़े हैं। अभी मैं कल दिल्ली की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि दिल्ली में अभी भी ऐसे बच्चे, काफ़ी हजारों बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। तो उनके लिए तो ऑनलाइन पढ़ाई भी बस नाम मात्र की है। हमारी सरकारें खुश हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही, लेकिन वास्तव में कहीं न कहीं बच्चों की पढ़ाई ठप है। और लेकिन कोरोना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, मुख्य धारा से बच्चे जुड़ेंगे। और ऐसे गरीब बच्चे जिन बेचारों को खाना भी नहीं मिलता, दो टाइम का, कोरोना काल ने उनका खाना भी छीन लिया है। उनको जो दिन में मध्याह्न भोजन मिलता था वो भी नहीं मिल पा रहा, ये मैं कहना चाहूँगा। और जो जागरूक बच्चे अभिभावक हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो निचले तबके के हैं, गरीब बच्चे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे लोग अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। वो क्वेश्चन ये है कि बाल प्रहरी तो है, उसके अलावा और क्या क्या आपका मतलब आप क्या करते हो उसके अलावा? उसके अलावा मैं एक तो बाल प्रहरी निकालता हूँ, दूसरा बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियाँ करता हूँ। जैसे मैंने बताया 204 गतिविधियाँ हम अभी तक कर चुके हैं। इसके साथ ही हम एक मासिक पत्रिका ज्ञान विज्ञान बुलेटिन का प्रकाशन करते हैं, जिसमें समसामयिक विषयों पर रचनाएं देते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं। और बस यही काम है, इसी में पूरा समय लग जाता है। एक और क्वेश्चन कि पोएम्स और कहानी सब को, ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं जी, तो गाने में आपका कैसा इंटरेस्ट है? बहुत इंटरेस्ट है, बचपन में खूब गाता था मैं। तो एक गाना गा के दिखाओगे? दिखाना क्या, सुना दूंगा। अच्छा ठीक है, तो सुना दूं मैं आपको। चलिए, कौन सा सुनाऊं? कोई सा भी जो आपको अच्छा लगता हो। अच्छा, जो आपके सुनाऊं। हमारे यहाँ जन कवि रहे गिरीश तिवारी गिरधर, जिनकी पुण्यतिथि कल ही थी,
22 तारीख को, आज 23 तारीख है, तो उनका एक गीत है, मैं वो गीत आप सबके सामने सुनाऊंगा, ठीक है ना। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पीतभूमि, भूमि तेरी जय जयकारा, मेरी माला हुई माते जय जयकारा, मेरी माला। पार्वती को उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पीतभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरी माला, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरी माला। बद्री के दारा का द्वार याचना, बद्री के दारा का द्वार याचना, वो चना कनकल हरिद्वारा, मेरी माला, वो चना कनकल हरिद्वारा, मेरी माला। धनमयेरी मेरो योजन माँ, धनमयेरी मेरो योजन माँ, होई जू तेरी कोखी महाना, मेरी माला, होई जू तेरी कोखी महाना, मेरी माला। मारी झूलो तरी झूलो, मारी झूलो तरी झूलो, होई जूए लत्यारा पाना, मेरी माला, होई जूए लत्यारा पाना, मेरी माला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पीतभूमि, भूमि तेरी जय जयकारा, मेरी माला, तेरी जय जयकारा, मेरी माला। तो गाना गाया तो बहुत ही अच्छा था। अच्छा, अब इसमें आपने जो ये इंस्ट्रूमेंट बजाया था, जी ये, हाँ जी हाँ, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम बोलते हैं हुड़का। हुड़का। हुड़का ये शिव जी के डमरू का प्रतीक है, और ये हमारे उत्तराखंड का वाद्य यंत्र है, प्रमुख वाद्य यंत्र में इसको माना जाता है। अच्छा जी, तो ये एक तो लोक संगीत में काम आता है, दूसरा हमारे यहाँ देवी देवताओं को अवतरित करने के लिए इसको यूज किया जाता है, तीसरा हमारे यहाँ इसका प्रयोग जब हुड़की बॉल लगता है। यानी आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि हमारे उत्तराखंड में कृषि सामूहिक रूप से होती है, यानी बॉल, हुड़की बॉल माने काम, हुड़क माने हुड़की, तो जो हुड़क बजाते हुए जो काम होता है उसको यहाँ हुड़की बॉल कहते हैं। तो हुड़की बॉल के अंतर्गत पूरे एक खेत में 10 से 10, 20, 30 औरतें एक साथ काम करती हैं, गुड़ाई करती हैं, निराई करती हैं, रोपाई करते हैं। तो वो उनमें से एक पुरुष होता है जो हुड़का बजाता है, और हुड़का बजाने के साथ बाकी गाने के साथ पूरी महिलाएं गाना भी गाती हैं और काम भी करती हैं। तो ये माना जाता है कि प्राचीन समय में हमारे पहाड़ में काम को सामूहिक रूप से हमारे भारत सरकार ने तो कोऑपरेटिव सोसाइटियां अब बनाई, कोऑपरेटिव अब बनाया, लेकिन कहीं न कहीं हमारे यहाँ प्राचीन समय से ही सहकारिता के बेस पर काम होता रहा है। यद्यपि आज हुड़की बॉल भी पैसे को लेन देन के साथ होता है, लेकिन पुराने जमाने में कहीं न कहीं ये आपसी मिलजुल के काम करने की परंपरा रही। तो इस वाद्य यंत्र को बोलते हैं हुड़का। और ये हुड़का विशेषकर हमारे यहाँ सालदेव बिखोती मेले में, दूसरे जो भी सोमनाथ के मेले में, अन्य मेलों में ये गाया जाता है। तो इसमें चांचरी, भगनौल, झोड़ के साथ ही मुख्य रूप से गाया जाता है। जी। अच्छा, ये जो यहाँ पे टका है, बाल प्रहरी और बाल मेला, ये सब आपने बनाया है? नहीं, हम लोग, मैंने बताया था ना, हम 5-5 दिन की वर्कशॉप करते हैं,
तो 5 दिन में बच्चे इसको बनाते हैं और हम उनको बताते हैं कि इसको इस विधा को बोलते हैं पेपर मैसी। कैसे कागज़ की परत से हम खिलौने बना सकते हैं, मुखौटा बना सकते हैं, परात, थाली, गिलास ये बना सकते हैं। तो ये हमारे कार्यशाला में नन्हे मुन्ने बच्चे बनाते हैं और नन्हे मुन्ने बच्चे बनाने के बाद बच्चे अपने घर की सजावट इसी तरह करते हैं। तो एक बच्चे से हमने ये लिया, तो जो ये आप देख रहे हैं आपने जो लगाया है ये एक बच्चे से ही हमने लिया है, बच्चे ने बनाया है और उसने हमको अपनी ओर से भेंट किया है। तो ये कहीं न कहीं कबाड़ से जुगाड़, यानी हम अपनी 5 दिन की गतिविधियों में कबाड़ से जुगाड़ के माध्यम से पेपर मैसी के माध्यम से पेपर मैसी जापानी भाषा का एक शब्द है। कैसे अखबार को कूट कूट करके मुखौटा बनाया जाता है। तो हम इसमें मुखौटे भी बनाते हैं और इसको बच्चे बड़े इंटरेस्ट से लेते हैं और अपने नाटक में भी इस मुखौटे का काम करते हैं। मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जब आप छोटे थे तो आप भी शरारत करते थे? देखिए, बचपन में तो बच्चे जो भी करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। अब दूसरे लोग उसको शरारत समझते हैं, दूसरे खेल करते हैं। हम लोग तो, हमारा ज़माना तो दूसरा ही ज़माना था। आज तो वो ज़माना नहीं रहा। ज़माना से मतलब हमारे ज़माने में खूब बारिश होती थी और कम से कम बरसात के दिनों में तो 5-7 दिन तक बारिश होती थी और गांव के पूरे नदी नालों में पानी आता था, सीर फूट जाती थी। सीर समझती हैं आप, पानी का स्रोत। गांव में पानी के जगह जगह पानी के स्रोत फूटते थे। तो हम बचपन में ग्वाला जाते थे। ग्वाला मैंने अपने हमको स्कूल से आके ग्वाला जाना पड़ता था। गाय और बैल को लेके हाँकना पड़ता था, उनको फिर देखभाली करके शाम को उनको चरा करके शाम को घर लाते थे। तो दिन में हम जब ग्वाला जाते थे तो वो घट बनाते थे, यानी जो पानी आता था उस पानी से हम रामबांस के पत्तों से पंचक्की बनाते थे और फिर घट जिस प्रकार चक्की नाचती है, यानी कहीं ना कहीं बचपन में हम लोग एक वैज्ञानिक सोच रखते थे कि कैसे घट चलाया जाए। आज तो हम बड़े, ये विज्ञान का विषय है, लेकिन बचपन में उस पानी से हम फिरकी बना के चलाते थे। और मेरे को अच्छे ढंग से याद है, जब मैं ग्वाला जाता था हम लोग बिल्कुल बड़ी बड़ी दीवारों को काट के सड़क बनाने का खेल करते थे। तो ये कहीं ना कहीं बचपन में एक क्रिएटिव जो वर्क करते थे। आज के बच्चे तो पूरे मोबाइल पर देखते हैं या दूसरे उसमें देखते हैं। तो हमारा यह है कि यार ये सड़क बनानी है, मैंने खेलने के लिए सड़क बनाई। फिर उसमें आजकल की तरह तब गाड़ियां तो होती नहीं थे, हमारे पत्थर की ही गाड़ियां चलते थे, पत्थर की ट्रक चलाते थे हम लोग। ये गई मेरी गाड़ी, ये मेरी गाड़ी गई, ये मेरा ट्रक गया, फिर ऐसे गाड़ी के खेल करते थे। तो ये बचपन की शरारतें हम लोग क्रिएटिव करते थे। तो आपका इंटरव्यू हो गया है कंप्लीट। अच्छा जी। तो अब मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जो भी मेरे फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हैं और जो भी ऑडियंस है, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, मैं एक तो आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप मेरे से उतनी दूर से मिलने के लिए आए, आपने बातचीत की और मेरी बात को कहीं ना कहीं दूर से है। तो बस मैं एक तो ये कहना चाहूँगा कि ये पत्रिका मुख्य रूप से बच्चों के लिए है। तो जिनके घर में भी कोई बच्चे हों, वो लिखते हों, कविता लिखते हों, कहानी लिखते हों, ड्राइंग बनाते हों, इस पत्रिका में हम निःशुल्क छापते हैं और इस पत्रिका को की सदस्यता लेकर भी मदद कर सकते हैं। दूसरा, मैं अभिभावकों से ये कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग कहते हैं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे मोबाइल की ओर ध्यान दे रहे हैं। हम बड़े लोग कितना पढ़ते हैं? जब हम बड़े लोग ही नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे कहाँ से उसको खरीदेंगे? तो कहीं ना कहीं हम एज ए अभिभावक, एज ए साहित्यकार, एज ए पत्रकार, एज ए शिक्षक, हम बड़े लोग पढ़ेंगे तो बच्चे जरूर पढ़ेंगे। निराश होने की जरूरत नहीं है, बच्चे खूब आगे बढ़ेंगे। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी जो दोस्त ने इस वीडियो को बनाया है, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और तभी इस बच्चे की बड़ी मेहनत उतनी दूर से मेरे से मिलने आई है। एक बार मैं इसको पुनः बधाई देता हूँ। ये खूब आगे बढ़ेगी। इसने हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम का संचालन किया है। तो इसके साथ मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इनके चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और इसको मान्यता प्राप्त करें। इसके साथ आप सबको नमस्कार।